हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हमारी पीटी 365 की मैगजीन चल रही थी, तो चलिए हम इसे कंटिन्यू करते हैं। गाइस, हमारा इसके अलावा पॉलिटी का पेड कोर्स भी चल रहा है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन देन यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट मित्तल वैशाली 94। फाइन। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द साइमल्टेनियस इलेक्शंस। अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हमें साइमल्टेनियस इलेक्शंस पे फोकस करना चाहिए, दैट इज़ द वन नेशन वन इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। मतलब की बात क्या है, देखो जैसे आजकल काफ़ी बात चल रही है कि वन नेशन वन राशन कार्ड होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि जब आपको अभी क्या है, आप लोकसभा में इलेक्शंस अलग देते हो, जब आपके स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं तब आप वोट अलग से देते हो, फाइन। फिर लोकल लेवल पे जब आपके इलेक्शन होते हैं तो आप अलग देते हो, फाइन। तो आप क्या है, बार बार क्या करते हो, वोटिंग अलग अलग करते हो, तो जिससे क्या है, गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर होता है ज़्यादा, फाइन। बार बार क्या करने में, मतलब कि इलेक्शंस को सेटअप करने में, फाइन। तो प्राइम मिनिस्टर क्या चाहते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस पे फोकस किया जाए, मतलब कि एक ही साथ जब आप वोट दो तो लोकसभा में भी अपनी वोट दे दो और वही वोट आप अपनी स्टेट असेंबली में भी दे दो, फाइन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोविजंस है साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेटेड, देखो आप सबसे पहले ये पढ़ सकते हो साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते क्या है। साइमल्टेनियस इलेक्शन ये होता है कि इंडिया के इलेक्शंस को इस तरह से स्ट्रक्चर करना, या इंडिया के इलेक्शन के साइकिल को इस तरह से स्ट्रक्चर करना कि इन अ मैनर दैट कि इलेक्शंस जो लोकसभा में और स्टेट असेंबली में इकट्ठे ही हों, अंडर विच जो वोटर्स हैं अगर वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट करते हैं फॉर बोथ ऑन द सेम, मतलब कि एक ही दिन में क्या करें, वो दोनों को वोट दे दे, लोकसभा को भी और स्टेट असेंबली। अभी क्या है, आपको पता है हर एक जो स्टेट का क्या, लोकसभा का भी स्टेट असेंबली का 5-5 साल का टर्म होता है, फाइन। जैसे अभी हमने देखा 2019 में क्या हुआ था, लोकसभा के इलेक्शन हुआ था, हम लोगों ने वोट दी, ठीक है। लेकिन सबकी जो स्टेट असेंबलीज हैं उनके 5 साल कभी कभी खत्म हो रहा है, किसी का कभी खत्म हो रहा है, तो आप फिर उसके बाद देते हैं। लाइक अगर आप हरियाणा में हो तो पता नहीं 2021 में होगा तो आप 2021 में दोबारा वोट दोगे, तो मतलब समझ रहे हो ना कि हम क्या कर रहे हैं, हर एक जो स्टेट असेंबली है उनकी वोट्स आप बार बार दे रहे हो, फाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेटेड, आर्टिकल 83 में ये बोला है कि जो लोकसभा का जो टर्म है वो 5 साल का होता है फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड नो। देखो ये आप सबको पता होना चाहिए। देखो 5 साल का टर्म कब शुरू होता है, जब पहली बार लोकसभा में जब लोग मिलते हैं फर्स्ट मीटिंग से क्या होता है, आपका 5 साल का जो टर्म है वो शुरू हो जाता है। आर्टिकल 85 बोलते हैं कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि लोकसभा को डिसोल्व करने की ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट, फाइन। और कि लोकसभा डिसोल्व हो सकती है अगर लोकसभा अपने आप का कॉन्फिडेंस प्रूफ नहीं कर सकती लोकसभा में, ठीक है। इसके अलावा सेम आर्टिकल 172 के अंदर लिखा है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनका जो टर्म है 5 साल है। एंड सिमिलरली आर्टिकल 174 में गवर्नर के पास पावर है कि वो स्टेट असेंबली को डिसोल्व कर सकती है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट कैबिनेट, फाइन। अब जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस है वो 1967 तक एक्चुअल में एक नॉर्म होता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को डिसोल्व किया गया 1968 में, 1969 में, इवन के लोकसभा भी डिसोल्व हुई 1970 में, जिसकी वजह से स्टेट असेंबलीज और पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस हैं वो हम सेपरेटली रखने लगे, फाइन। फिर लेटर किया जो साइमल्टेनियस इलेक्शन के आइडिया को इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज किया 1983 में, और उन्होंने इस आइडिया को लॉ कमीशन के द्वारा भी रेफर किया गया एंड नीति आयोग के द्वारा, और उन्होंने रिकमेंड किया था बाय दिनेश गोस्वामी कमेटी, फाइन। मतलब कि मेरी बात कहने की बात है, साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो आइडिया इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी प्रपोज किया गया, इसके अलावा लॉ कमीशन के द्वारा भी रेफर किया गया, नीति आयोग के द्वारा भी रेफर किया, इवन की जो दिनेश गोस्वामी कमेटी है उन्होंने रिकमेंड भी किया। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री फॉर लोकसभा या स्टेट असेंबली इन अ सिंगल डे, नो। सिंगल डे में हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको पता है जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं या 1 या 1.5 महीना चलता है, क्यों, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलग अलग डेट पे होता है, लाइक अलग अलग स्टेट में भी, उसके अंदर भी कुछ कुछ जगहों पे कभी किसी दिन हो रहे हैं, कभी कहीं हो रहे हैं, फाइन। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब ये है कि हम एक ही दिन में लोकसभा के भी और स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए भी दोनों को हम एक ही बार जगह पे वोट करें, ठीक है। इसको हम फेज वाइज मैनर में ही कंडक्ट करते हैं, और जो वोटर्स होते हैं पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो अपनी स्टेट असेंबली और लोकसभा दोनों के लिए वोट करते हैं एक पर्टिकुलर डे में, फाइन, एक सेम दिन में। अब इससे रिलेटेड और क्या न्यूज़ थी जो न्यूज़ में थी, हमको ये भी पता होना चाहिए। कॉमन इलेक्टोरल रोल, वन नेशन वन इलेक्टोरल रोल की बात करी जाती है, ठीक है। अभी क्या करिए, गवर्नमेंट क्या करिए, फोकस करिए कि हमें क्या करना चाहिए, इलेक्शंस के लिए कॉमन इलेक्टोरल प्रोवाइड करना चाहिए, चाहे वो इलेक्शंस पंचायत पे हो, म्यूनिसिपैलिटी की हो, स्टेट असेंबली को या फिर लोकसभा का। मतलब गाइस सिंपल बात ये, इलेक्टोरल रोल का मतलब ये आपका नेम है या नहीं उस नाम, ठीक है। देखो गाइस अभी क्या है, हमारे देखो
लोकसभा की जब कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं तो आपको पता है हर एक स्टेट से क्या होती है, सीट्स कितनी होती है एज डिपेंड ऑन पॉपुलेशन। क्योंकि जब लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्शन होते हैं तो हमारी पर्टिकुलर स्टेट से एज कम्पेयर टू लोकसभा सीट्स ज़्यादा होती हैं, फाइन, इतना आपको पता होगा। तो हम चाहते हैं कि एक कॉमन पर्टिकुलर रोल हो, मतलब इसमें वोटर्स की लिस्ट का नाम हो कि कौन वोट कर सकता है, और उसी के बेसिस पे क्या, मतलब चाहे पंचायत पे इलेक्शन हो, चाहे म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन हो, चाहे स्टेट असेंबली के, चाहे लोकसभा के हो, तो उनके लिए कॉमन इलेक्टोरल रोल होना चाहिए। इसके अलावा चलो हम पढ़ लेते हैं कॉमन इलेक्टोरल रोल है क्या, व्हाट इज कॉमन इलेक्टोरल रोल। ठीक है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बोला था, जो सुपरवाइज करता है म्यूनिसिपल और पंचायत इलेक्शन को, उन्होंने बोला कि वो अपने इलेक्टोरल रोल्स खुद बनाने के लिए क्या है, फ्री है फॉर लोकल बॉडी इलेक्शंस एंड दिस एक्सरसाइज डज नॉट हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड विद द इलेक्शन। देखो अभी आपको ये पता होना चाहिए, एक तो इलेक्शन कमिश्नर होता है जो कि सेंट्रल लेवल पे होता है, एक होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखो जो इलेक्शन कमिश्नर होता है जो सेंटर पे होता है, उसके पास पावर होती है कि वो किस किस के इलेक्शन कंडक्ट करता है, लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये अपनी इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करता है, फाइन। लेकिन जो लोकल असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत के, वो इलेक्शंस कौन होल्ड कराता है, वो कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये जो अपनी इलेक्टोरल रोल ये अपनी अलग से प्रिपेयर करता है, फाइन। तो हम चाह रहे हैं कि इन दोनों की एक्चुअल में एक कॉमन इलेक्टोरल रोल होनी चाहिए, फाइन। तो ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो कि म्यूनिसिपल और पंचायत इलेक्शन को सुपरवाइज करता है, उन्होंने ये बोला है कि वो फ्री है कि वो अपने इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर कर सकता है लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए, और उन्हें इस चीज के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करना पड़ा। हाउएवर जो हर एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो सेपरेट स्टेट एक्ट के द्वारा गवर्न किया जाता है। सम स्टेट अलाउ करते हैं कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनको इलेक्शन कमिश्नर की जो इलेक्टोरल रोल है उसको बोरो करना होगा, उसको यूज करना होगा। मतलब क्या बात है, हर एक स्टेट का स्टेट इलेक्शन कमीशन है और हर एक स्टेट का क्या है, एक स्टेट एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग स्टेट इलेक्शन कमीशन को चलना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ स्टेट्स में क्या लिखा हुआ, कुछ स्टेट्स में क्या है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को ऑब्लाइज है कि उसको इलेक्शन कमिश्नर की जो इलेक्टोरल रोल है उसको यूज करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन एंड द रिवीजन ऑफ लॉज फॉर म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। करंटली ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट यूपी, उत्तराखंड, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, केरला, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर ने अडॉप्ट किया हुआ है इलेक्शन कमिश्नर की इलेक्टोरल रोल्स फॉर द लोकल बॉडी को। मतलब कि सभी स्टेट सिवाय इन स्टेट्स को छोड़ के उन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमिश्नर की इलेक्टोरल रोल को ही अडॉप्ट किया हुआ है। ये इसको आर्ग्यू किया जाता है कि जो हम सेपरेट वोटर्स लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं उसकी वजह से क्या है, कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी आई जाती है, जिसकी वजह से हम बिटवीन टू डिफरेंट एजेंसी, मतलब कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो कोई और इलेक्टोरल रोल की लिस्ट बना रहा है, स्टेट इलेक्शन रोल कुछ और बना रहा है। अब ये दो जब अलग अलग बनाते हैं तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी का चक्कर रहता है, और जिसकी वजह से जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी डुप्लीकेट हो सकता है। लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था कि हमें कॉमन इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करना चाहिए, और ये रिकमेंड कब किया था उन्होंने, 2015 में किया था अपनी 255th रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि वो सिमिलरली इसको अडॉप्ट करने वाला है। मतलब इलेक्शन कमीशन ने भी ये स्टैंड को अडॉप्ट किया था 1999 में और 2004 में। अब अगर आपको कॉमन इलेक्टोरल रोल इंप्लीमेंट करना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा, किसमें, आर्टिकल 243K में और आर्टिकल 243(7)(z)(a) में, सो दैट हम क्या कर सके, सिंगल इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर कर सके फॉर ऑल द इलेक्शन इन द कंट्री। ठीक है, आर्टिकल 243K और आर्टिकल 243(z)(a) के अंदर पावर है सो दैट हम क्या कर सके, इलेक्टर रोल को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, उनके प्रिपरेशन को, उनको मॉनिटर कर सके, और लोकल बॉडी में क्या कर सके, इलेक्शन को कंडक्ट कर सके टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन। फाइन, तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। देखो इलेक्टोरल बॉन्ड हम काफ़ी बार पढ़ते रहते हैं, चलो हम सबसे पहले यही पढ़ लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स होता है। देखो इस इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ नहीं होता। सपोज करो आप कोई कंपनी हो या कोई इंडिविजुअल हो, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करना चाहते हो तो आप फंड कर सकते हो। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टी होगी वो एक इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करेगी। ठीक है, और आप जो एक इंडिविजुअल, अगर आप पर्सन ए हो, आप इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदोगे और उनको उल्टा, अगर उन्होंने कितने 1000 रुपीज़ के इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किए तो आप क्या करोगे, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के 1000 रुपीज़ उनको दे दोगे। फाइन, तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, ये एक तरह का इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, सो दैट हम क्या कर सके, पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ डायमेंशन दे सके। एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है। कौन इस बॉन्ड को परचेज कर सकता है, जो भी इंडिया का सिटीजन हो या फिर वो कोई भी बॉडी जो करंटली इंडिया में हो। राइट, बॉन्ड कौन कौन से, आप कितने उसमें डोनेशन है, 1000 रुपीज़ का इशू कर सकते हो, 10,000 का, 1 लाख का, 1 मिलियन का, 10 मिलियन का, ये आप परचेज कर सकते हो फ्रॉम द सिलेक्टेड ब्रांचेस ऑफ SBI। ऐसे बॉन्ड्स कौन खरीद सकता है, ऐसे बॉन्ड वो परचेज कर सकता है फॉर 10 days ईच इन जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। लाइफ स्पैन कब होता है,
आप किसी भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी से इसको क्या कर सकते हो, मतलब कि ले सकते हो, खरीद सकते हो विद इन द 15 डेज से इशू, मतलब कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब भी इशू करेगी उसके विद इन 15 डेज आपको इशू मतलब कि खरीदना होगा और आपका रिडीम हो जाएगा। विच पॉलिटिकल पार्टीज आर एलिजिबल टू रिसीव डोनेशन थ्रू इलेक्ट्रोल। अब ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो डोनेशन रिसीव कर सकती हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने लास्ट लोकसभा या फिर लास्ट स्टेट असेंबली इलेक्शन में 1% वोट्स सिक्योर की गई हो, और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, वो क्या कर सकते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को क्या कर सकती हैं, क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू डोनेशंस को रिसीव कर सकते हैं। फाइन। बाकी जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है इसको यूनियन बजट 2017-18 में क्या किया गया था, अनाउंस किया गया था। अब हम जरा ये देख लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों थी। न्यूज़ में इसलिए ताकि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उन्होंने रूल किया है कि अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के डोनर्स अंडर आरटी एक्ट में अगर हम उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करते हैं, वो क्या करेगा, अल्टीमेटली जो आरटी एक्ट के प्रोविजंस है उनको वायलेट करेगा, ना कि कोई पब्लिक इंटरेस्ट में सर्व करेगा। देखो गाइस, ये माना जा रहा है इस पॉलिटिकल फंडिंग के नाम पे क्या किया जाता है, ब्लैक मनी को यूज़ किया जाता है और इलीगल वे में हम मनी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो ये बोला गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर जो डोनर्स हैं, जो पैसे डोनेट कर रहे हैं, उनके नाम रिवील करो। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर उन्होंने बोला कि अगर हम ईवीएस डोनर्स के नाम को, आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करते हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करे ना करे, लेकिन आरटीए के एक्ट के खुद के जो प्रोविजन है उनको क्या करेगा, वायलेट करेगा। सेक्शन जो 8 है आर्टिकल का, वो क्या करता है, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को एग्जाम करता है टू गिव अ सिटीजन इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अ पर्सन इन हिज फ्यूडिशरी रिलेशनशिप अनलेस the competent authority is satisfied that the larger public interest warrants the disclosure of such information. Fine. मतलब कि जब तक ऐसा लगता नहीं अथॉरिटी को कि हमें ये डिस्क्लोज करना चाहिए या फिर पब्लिक इंटरेस्ट को वो सर्व करती है, तब तक वो अथॉरिटी उस किसी की सिटीजन की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेगी। फाइन। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे, वोटिंग राइट्स टू एनआरआईज। फिर अब हम देखते हैं वोटिंग राइट्स टू एनआरआईज ये न्यूज़ में क्यों था। रिसेंटली क्या इलेक्शन कमिश्नर ने क्या क्या प्रपोज किया कि एनआरआईज को परमिशन देना चाहिए सो दैट वो अपनी वोट्स को कास्ट कर सके फ्रॉम ओवरसीज थ्रू पोस्टल बैलेट। मतलब कि जैसे आपको पता है जो सीनियर सिटीजन है वो पोस्टल बैलेट्स के थ्रू क्या करते हैं, अपनी वोट्स को कास्ट करते हैं। तो उसी तरह के इलेक्शन कमिश्नर बोल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, जो नो एनआरआईज हैं उनको मौका देना चाहिए कि वो अपनी वोट को कास्ट कर सके फ्रॉम ओवरसीज, मतलब जहाँ पे वो रह रहे हैं वहीं से अपनी वोट दें थ्रू पोस्टल बैलेट। ठीक है, पोस्टल बैलेट क्या है, एक तरह की वोटिंग है जहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू इलेक्टोरल्स एंड रिटर्न बाय वोट। मतलब कि आप क्या करोगे, पेपर्स इनको क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, वहाँ पे वो अपनी वोट करके आपको वापस कर देंगे बाय पोस्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, तो पोस्टल बैलेट है उनको हम इलेक्ट्रॉनिकली डिस्पैच करते हैं और रिटर्न आता है विया ऑर्डिनरी मेल। और करंटली किसके पास अवेलेबल है, सर्विस वोटर्स के पास अवेलेबल है, जैसे जो मेंबर्स हैं आर्म फोर्सेस के या जो पर्सन एम्प्लॉयड किए गए गवर्नमेंट के द्वारा आउटसाइड द इंडिया, तो इनके पास अभी पोस्टल बैलेट की जो सुविधा है वो क्या है, अवेलेबल है। अब हम क्या चाहते हैं कि इस पोस्टल बैलेट की सर्विस को एक्सटेंड करने के लिए टू ओवरसीज वोटर्स, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को अमेंड करना पड़ेगा। हाउएवर इसमें पार्लियामेंट की आपको रिक्वेस्ट नहीं चाहिए, लेकिन आपको कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को अमेंड करना रहेगा। पार्लियामेंट का कोई हमें रिक्वेस्ट नहीं चाहिए, ना उनकी कोई हमें वो चाहिए। फिर अभी 3 तरह के इलेक्टोर्स हैं इंडिया में, जो जनरल इलेक्शन होता है, जो हमारे इंडिया के रेगुलर रेजिडेंट्स है और जिनकी 18 साल की एज हो चुकी है ऑन द क्वालिफाइंग डेट, तो वो इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। ओवरसीज इलेक्टर्स होते हैं जो एनआरआईज हैं, जिनके पास इंडिया का पासपोर्ट है। सर्विस इलेक्टोरल्स है जैसे कुछ आर्म फोर्सेस के मेंबर्स या जो गवर्नमेंट के द्वारा पर्सन को एम्प्लॉयड किया गया आउटसाइड द इंडिया। सर्विस इलेक्टर्स के पास ऑप्शन होता है कि या तो वो वोट करना थ्रू पोस्टल वोटर या प्रॉक्सी वोटर के थ्रू भी वोट कर सकते हैं। प्रॉक्सी वोटर का मतलब क्या होता है कि आपकी जगह आपके नाम से कोई और वोट कर देगा, कहाँ पे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। फाइन। इलेक्शन कमिश्नर ने क्या प्रपोज करा है, इलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करा है कि वो रेडी है इस सर्विस को अब्रॉड तक एक्सटेंड करने में, जब 2021 के लिए 2021 के इलेक्शंस के लिए जो कहाँ पे हो रहा है, असम के, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी। ठीक है, तो इलेक्शन कमिश्नर ने ये बोला है कि वो रेडी है टू एक्सटेंड द इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम टू द वोटर्स अब्रॉड, सो दैट हम क्या कर सके, असम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी की जो इलेक्शंस है उनमें हम एनआरआईज की वोट को इंक्लूड कर सके। अब अगर आपको एक्सटेंड करना है ईटीपीबीज को टू ओवरसीज वोटर्स, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अभी हमने डिस्कस करा कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को अमेंड करना पड़ेगा और उसमें पार्लियामेंट की हमें कोई भी परमिशन नहीं चाहिए।
कोई भी एनआरआई अगर इंटरेस्टेड है वोटिंग में थ्रू पोस्टल डॉक्यूमेंट, अगर किसी एनआरआई को वोट करना है तो उसे पहले कहाँ इन्फॉर्म करना होगा, रिटर्निंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होगा, नॉट लेटर देन 5 डेज आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन। मतलब जैसे ही इलेक्शन का नोटिफिकेशन आता है आपको उसको विद इन 5 डेज क्या करने का, उस एनआरआई को रिटर्निंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होगा कि आई वांट टू वोट। फाइन, ऑन रिसीविंग जैसे ही इसको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो कुछ बैलेट पेपर को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिकली क्या करेगा, डिस्पैच करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिकली क्या है उसको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। जो एनआरआईज वोटर्स हैं वो अपनी प्रेफरेंस को मार्क करेंगे प्रिंट आउट करके और उसको वापस भेज देंगे विद द डिक्लेरेशन, जो कि एक ऑफिसर के द्वारा अटैच किया जाएगा, जो वहाँ पे जो जिसको अपॉइंट किया जाएगा बाय द डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री वेयर द एनआरआईज रहते हैं। देखो हर एक कंट्री में क्या होता है, एम्बेसीज होते हैं। फाइन, अगर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया में भी इंडिया की एम्बेसीज है। फाइन, तो वहाँ पे क्या करेगा एनआरआई वोटर अपनी मतलब जिसको वोट करना है उसको मार्क करेगा और वहाँ पे जो डिक्लेरेशन भी देगा जिसमें जो साइन होंगे या फिर जो वो पेपर होगा वो अटैच किया जाएगा उस ऑफिसर के द्वारा जिसको इंडिया का वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया है। तो इसकी मुख्य वजह से क्या होता है, जो इंडिया के एनआरआईज हैं वो भी इंडिया की डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो अपने ह्यूमन राइट्स हैं जैसे राइट टू वोट इन सबको भी असेस कर सकते हैं। मैनी कंट्रीज, बहुत कंट्रीज हैं जो क्या करती हैं, अलाउ करती हैं उनको वोट करना विद डिफरेंट वोट। फॉर इंस्टेंस जो ब्रिटिश सिटीजन है अगर वो किसी भी कंट्री में रह रहा है वो पोस्ट के थ्रू वोट कर सकता है या नॉमिनेट कर सकता है या फिर प्रॉक्सी के थ्रू क्या कर सकता है, वोटिंग कर सकता है। हाइवर इसके कुछ और कंसर्न्स पे कुछ और डिसएडवांटेज भी है, मतलब कि आपके सीक्रेसी ऑफ वोट पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है क्योंकि आपको पता है आप किसी को भी वोट करो ये बिल्कुल प्राइवेट रहता है, आप किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो आपकी वोट की जो सीक्रेसी हो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। इसलिए कुछ लॉजिस्टिकल चैलेंज भी हो जाएंगे क्योंकि आपको क्या करना होगा, आपको फाइनल वो पेपर है कि आपको वहाँ तक पहुँचाना होगा, ट्रांसपोर्ट करना होगा, आउटसाइड इन्फ्लुएंस इन वोटिंग एक्सेट्रा, ये सब कुछ चैलेंजेस है जो इसमें आ सकते हैं। अब अबाउट एनआरआई वोटर्स ओवरसीज इलेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। एनआरआईज और ओवरसीज इलेक्टर वो पर्सन होते हैं जो सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं लेकिन हमारी कंट्री में अभी नहीं है बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज वो किसी और कंट्री में एम्प्लॉयड है या एजुकेशन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी उस कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर नहीं करी, इसलिए वो एलिजिबल है कि वो इंडिया में एज अ रजिस्टर्ड वोटर है और क्या कर सकते हैं, इंडिया में वोट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अगर हम मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एस्टिमेट देखें तो अभी नियरली 3.10 करोड़ एनआरआईज हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में रह रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। लास्ट लोकसभा इलेक्शन में देखा जाए तो रफली 25,000 ही ऐसे एनआरआईज थे जो इंडिया में आए स्पेशली वोट करने के लिए। पर करंट क्या वोटिंग की प्रोसेस है एनआरआईज के लिए, वोटिंग जो राइट्स है एनआरआईज के लिए वो 2011 में इंट्रोड्यूस किए गए थे जब हमने अमेंड किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में। एनआरआई क्या कर सकता है, जहाँ पे उसका रहने का प्लेस है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट कर सकता है एज मेंशन इन पासपोर्ट इज लोकेटेड। मतलब आपको पता है आप वहीं पे वोट कर सकते हो जहाँ पे आपका प्लेस है, लाइक इफ यू आर लिविंग इन लाइक जयपुर, ठीक है, देन आप सिर्फ जयपुर में ही वोट कर सकते हो, जयपुर के भी जिस आप एरिया में रह रहे हो उसी के एरिया से आप वोट कर सकते हो, ठीक है। वो शी कैन ओनली वोट इन पर्सन और उसको अपना पासपोर्ट प्रोड्यूस करना होगा इन ओरिजिनल एट द पोलिंग स्टेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी, ठीक है। इससे पहले जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट बिल 2017 थे उन्होंने बोला था कि हमें प्रॉक्सी वोटिंग को भी एक्सटेंड करना चाहिए टू ओवरसीज इंडियाज लैप्स ऑन द डिस्प्ले। लेकिन ये जो बिल जब इंट्रोड्यूस हुआ था वो 16 लोकसभा जैसे डिसॉल्व हुई तो ये बिल भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया था, लैप्स हो गया था। फाइन, एक न्यूज और देख लेता है, दैट इज द डीलिमिटेशन कमीशन। ये मैंने आपको बताया था डीलिमिटेशन कमीशन क्यों बताया गया, क्योंकि जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली किसकी जम्मू एंड कश्मीर की आई तो अब लोकसभा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीट्स को डिटरमाइन करना पड़ेगा, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर ने भी क्या किया, 15 MPs को नॉमिनेट किया सो दैट वो डीलिमिटेशन कमीशन को असिस्ट कर सके। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमें डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में पढ़ना है। डीलिमिटेशन कमीशन है क्या, इसका एक्ट होता है, ये क्या करता है, किसी भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज की लिमिट्स को, बाउंड्रीज को फिक्स करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, आर्टिकल 82 के अंदर पार्लियामेंट क्या करती है, हर एक सेंसस के पास डीलिमिटेशन एक्ट को क्या करते हैं, इनेक्ट करती है सो दैट वो डीलिमिटेशन कमीशन को एस्टैब्लिश कर सके। आर्टिकल 170 के अंदर सेम एक्ट ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए अप्लाई होता है। इससे पहले और जो कमीशन थे वो कौन कौन से थे, 1952 का, 1963 का, 1973 का और 2002 का। कंपोजिशन क्या होते हैं, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 मेंबर्स होते हैं, एक सर्विंग रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होगा जो कि इसका चेयरमैन होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है या फिर वो इलेक्शन कमिश्नर जो सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है ऑफ दैट कंसर्न स्टेट, मतलब जिस पर्टिकुलर स्टेट के लिए अगर कुछ किया जा रहा है उसकी बाउंड्रीज को लिमिट किया जा रहा है तो उस स्टेट का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नंबर्स और बाउंड्रीज को डिटरमाइन करता है और मतलब कि एज पर देयर पॉपुलेशन सो दैट हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन को नियरली इक्वल रखा जाए और आइडेंटिफाई करता है कि हमें कितनी सीट्स रिजर्व करनी चाहिए फॉर एससीज एंड एसटी।
करंट पोजीशन क्या है, अभी क्या है, इसके जो ऑर्डर्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ लॉ होता है, मतलब बाइंडिंग होती है। इसके बाद कोई 1981 या 1991 सेंसस के बाद कोई भी डिलिमिटेशन फोर्स नहीं किए गए। इसके अलावा 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब आया था, उस एक्ट में क्या किया था, डिलिमिटेशन को 2026 तक क्या कर दिया गया था, फ्रोज कर दिया गया था। फाइन। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको गाइज पसंद है तो वीडियो मुझे लाइक करना। इसके अलावा हम जो राइट टू रिकॉल है ये अपनी नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। गाइज मैंने आपको पहले ही बताया मेरी वीडियो लंबी इसलिए नहीं होती क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम होता है, ठीक है। देयर आर मैनी वीडियो जो मैं एक दिन में अपलोड करती हूँ, सो मेरे पास टाइम कम होता है। इसके अलावा हम PhD भी कर रहे हैं तो भाई उस पर भी ध्यान देना होता है। जब भी टाइम मिलता है आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ और अपलोड कर दूँ, ठीक है। एंड आई थिंक यू शुड, मतलब कि आपको क्या करना चाहिए, आपको मतलब कि एफर्ट्स को एक क्या करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए रादर देन क्रिटिसाइज, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।